हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान का पार्ट 1। जैसा कि हमें पता है, जो मूल संविधान था उसमें टोटल 22 भाग थे, लेकिन अब जो वर्तमान समय में उसमें टोटल 25 भाग हैं। जो उनमें से पहला भाग है वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र, जो कि इंक्लूड करता है आर्टिकल 1 से 4 तक का। तो स्टार्ट करते हैं संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। तो अनुच्छेद 1 बताता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। वो इसके संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। ठीक, तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। यहाँ पे संघ का मीनिंग है यूनियन से, ना कि फेडरल से। ठीक, यूनियन का मीनिंग है कि जो भी राज्य है किसी भी देश में, ठीक, किसी भी राज्य, कोई भी जो भी राज्य हैं वो किसी ट्रीटी के थ्रू नहीं जुड़े हैं। ठीक, तो इसका मतलब है कि वो सर्वसम्मति से इसमें जैसे कि इंडिया यूनियन है तो इंडिया में जोड़े गए हैं। ठीक, तो इन राज्यों को ये अधिकार नहीं है कि वो अपना अलग से एक राज्य बना सके या देश बना सके, या फिर यूनियन से या फिर देश से या भारत से अलग हो सके। ठीक, वहीं फेडरल का मीनिंग है कि वो एक ट्रीटी के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक, ट्रीटी के थ्रू जुड़े हुए हैं तो उनके पास ये अधिकार है कि वो उस संधि को तोड़ सकते हैं और अपना अलग से एक कंट्री, अपना अलग से एक राज्य या क्षेत्र बना सकते हैं। ठीक, लेकिन भारत यूनियन है तो यूनियन का मीनिंग है कि भारत में राज्यों को या क्षेत्रों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक, इसमें भारत अर्थात इंडिया नाम को बताता है, वहीं राज्यों का संघ बताता है कि इसकी प्रशासनिक राज्य व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत जो हमारा देश है उसके लिए संविधान संशोधन में किस नामों का प्रयोग किया गया है, तो हमारा जो आंसर होगा भारत और इंडिया होगा, ना कि भारत और हिंदुस्तान या हिंदुस्तान या इंडिया, इनमें से कोई नहीं, भारत और इंडिया। ठीक, आर्टिकल 1 का सब क्लॉज बी है राज्य। भारत के राज्य व राज्य क्षेत्र जो होंगे वो पहली अनुसूची में शामिल किए जाएंगे। जैसा कि हमें पता है, पहली अनुसूची हमें बताती है कि जो भी भारत के राज्यों के नाम हैं और उनके क्या क्षेत्राधिकार हैं। ठीक, तो जो भी इंक्लूड हमारे कंट्री में हो रहे हैं, हमारे देश में हो रहे हैं राज्य, तो उन सब का वर्णन हमें पहली अनुसूची में शामिल करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमें पता है, वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब सब क्लॉज 1, आर्टिकल 1 का सब क्लॉज सी है, जो कि बताता है कि हमारे जो क्षेत्र हैं देश के में जो शामिल किए गए हैं वो किस तरह के होंगे। तो ये 3 तरह के क्षेत्रों का वर्णन करता है: पूर्ण राज्य, अधिग्रहित राज्य, अर्जित राज्य या और केंद्र शासित राज्य। ठीक, तो जैसा कि हमें पता है, हमारे वहाँ जो राज्य है वो 28 है, अधिग्रहित राज्यों की संख्या 0 है और केंद्र शासित राज्यों की संख्या 8 है। ठीक, अधिग्रहित राज्य मतलब जिन्हें एक्वायर किया गया हो, ठीक, किसी समझौते के थ्रू। ठीक, तो अनुच्छेद 2 की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 2 बताता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना किस तरह से की जाएगी। ठीक, तो जब भी नए राज्यों का प्रवेश हो रहा है या उनकी स्थापना हो रही है, तो ये प्रोसेस करने की जो पावर है वो किसके पास है। तो आर्टिकल 2 के तहत या आर्टिकल 2 के तहत संसद के पास ये शक्ति है कि भारत के में वो नए राज्यों का प्रवेश करा सके और उनकी स्थापना करा सके, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति जरूरी है। ठीक, तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि आर्टिकल 2 के तहत नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की पावर किसके पास है, तो वो है संसद के पास। ठीक है, ऐसे ही 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत में जोड़ा गया था 1975 में। ठीक, तो ये कुछ हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 3 क्या बताता है? आर्टिकल 1 में बताया गया कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 में बताया गया नए राज्यों का गठन व उनकी स्थापना।
संसद के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 3 में बताया जाएगा कि नए राज्यों का गठन व राज्यों के नाम में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन या उनके क्षेत्र को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें एक ये टर्म है कि जो भी भारत के आंतरिक राज्य होंगे, जो पहले से ही इंक्लूड किए गए हैं, उनमें ही चेंजेस किए जा सकते हैं, राज्यों के नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। किसी भी आंतरिक राज्य को किसी और देश को अलग कर दूसरे देश में शामिल नहीं किया जा सकता। ठीक, उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। आगे की ओर बढ़ते हैं तो नए राज्यों का गठन, नाम में परिवर्तन व सीमा की पावर किसके पास है? चेंज करने की पावर संसद के पास है, वो भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से। ठीक, तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि जब किसी राज्य में चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो गठन से रिलेटेड हो, नए राज्य बनने से रिलेटेड हो, उनके नाम में परिवर्तन से रिलेटेड हो या सीमा में परिवर्तन से रिलेटेड हो, तो जैसे कि पावर संसद के पास है, तो क्या राज्यों की सहमति आवश्यक है? ठीक, तो नॉर्मली ये होता है कि संसद में कोई भी प्रस्ताव आता है चेंजेस को लेके, तो वो विधानमंडल में भेजा जाता है कि उनकी एक तरह से विधानमंडल या राज्यों की राय जानने के लिए उनका क्या निर्णय रहता है। लेकिन संसद इसके लिए बाध्य नहीं है कि विधानमंडल की जो निर्णय है उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसके लिए अगर कभी ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर होगा कि संसद राज्यों के निर्णय को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, एक नोट है कि अनुच्छेद 3 में, जैसे कि मैंने बताया कि जो भी चेंजेस होंगे, चाहे वो गठन से या एक राज्य से दूसरे राज्य को बनने से, उसके नाम में परिवर्तन से या उसकी सीमा में परिवर्तन, या फिर दो राज्यों को मर्ज करके एक राज्य बनाने से, ठीक, तो वो जो भी चेंजेस होंगे वो भारत के आंतरिक राज्यों में होंगे। ठीक है, तो एक केस हुआ था बेरूबारी क्षेत्र केस। जैसा कि हमें पता है, जब पाकिस्तान और इंडिया की सीमा निर्धारित की करनी थी तो वो सर रेडक्लिफ के द्वारा की गई थी, जिन्होंने 2 दिन में भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया था। ठीक है, वहीं पर एक क्षेत्र मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र पड़ता था, बेरूबारी क्षेत्र। ठीक, जो कि इंडिया में इंक्लूड था, लेकिन वो मेंशन करना शायद भूल गए। ठीक, तो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र होने के कारण पाकिस्तान ने ये दावा किया कि ये जो बेरूबारी क्षेत्र है वो पाकिस्तान के अधिकार में आता है। ठीक, इससे असंतोष फैला, तो उस वक्त जब नेहरू जी थे तो उन्होंने एक संधि करी। ठीक, जो संधि की गई थी वो फिरोज शाह नून और नेहरू जी के बीच की गई थी। ठीक, जिसे 1958 में किया गया था और जिसे नून नेहरू समझौता भी बोला जाता है। इसके तहत जो बेरोबारी क्षेत्र था उसे पाकिस्तान को देने की बात की गई, लेकिन उस वक्त लोगों का विरोध हो गया। तो अब क्वेश्चन ये उठा, क्या भारत के जो भी क्षेत्र है, ठीक, उन्हें देश से अलग किया जा सकता है या नहीं? तो उस वक्त जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, जैसा कि हमें पता है आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनसे जो संवैधानिक मामले हैं उनमें सलाह ले सके, लेकिन वो सलाह मानने को बाध्य नहीं है। तो इसी तरह से जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से सलाह मांगी, ठीक, तो उन्होंने ये बताया कि जो आर्टिकल 3 में इंक्लूड है वो सिर्फ आंतरिक राज्यों के लिए है। ठीक, इसमें अगर आंतरिक राज्यों या राज्य क्षेत्र को अगर भारत से हटाना है तो आर्टिकल 368 के तहत, जो कि संविधान संशोधन को बताता है, तो उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक, तो इसी के तहत 1960 में नवा संविधान संशोधन के तहत बेरूबारी क्षेत्र को पाकिस्तान में शामिल कराया गया था। ठीक, तो जब भी संविधान संशोधन होगा तो अनुच्छेद 1, क्योंकि ये संघ और राज्य क्षेत्र को बताता है, और अनुसूची 1 संघ के जो भी राज्य के नाम है और उनके क्षेत्राधिकार है उन्हें बताता है। तो हमें अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक,
तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि कभी जब भी कोई आंतरिक राज्य को भारत से हटाया जाएगा तो किस किस में चेंजेस करने पड़ेंगे, तो अनुच्छेद 1 व अनुसूची 1 में हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक, अब अनुच्छेद 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें ये कहा गया है कि अगर आर्टिकल 2 व आर्टिकल 3 में जो प्रावधान है, आर्टिकल 2 में प्रावधान क्या है कि नए राज्यों का निर्माण, ठीक, और आर्टिकल 3 में जो भी राज्य आंतरिक राज्य हैं उनकी क्षेत्र नाम सीमा में परिवर्तन, ठीक, इनके प्रावधान में अगर कोई बदलाव करना पड़ेगा तो कोई भी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। ठीक, ये संसद द्वारा किया जाएगा, वो भी साधारण बहुमत से। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 4 के तहत अनुच्छेद 2 व 3 में के प्रावधानों में बदलाव करने के लिए किस बहुमत की जरूरत पड़ती है, तो हम बोलेंगे साधारण बहुमत की। ठीक, और जो शक्ति है वो संसद के पास है, इसमें कोई भी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। ठीक, ऐसे ही हम आगे को देखते हैं कि जो अनुच्छेद 2 है और अनुच्छेद 3 है, ठीक, उसमें प्रावधान में अगर कुछ परिवर्तन करना है तो अनुसूची 1 और 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अनुसूची 1 बताती है कि इंडिया में जो भी राज्य हैं उनके नाम और उनके क्षेत्राधिकार को, ठीक, तो अगर कोई दो एरिया मिक्स होकर एक राज्य बना रहे हैं, स्टेट बना रहे हैं, या फिर दो स्टेट मर्ज होकर एक राज्य बना रहे हैं, ठीक, एक राज्य से अलग होकर एक नया स्टेट बन रहा है, जैसे यूपी से अलग होकर उत्तराखंड बना था, ठीक, तो उनकी संख्याओं में चेंजेस होंगे, उनके एरियाज में चेंजेस होंगे, तो ये अनुसूची 1 के अंदर आया। ऐसे ही अनुसूची 4 बताती है कि राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो किस तरह से किया जाएगा। ठीक, तो अगर एक नया राज्य बन रहा है या फिर दो राज्य मर्ज होके एक राज्य बना रहे हैं तो उस हिसाब से सीटों में भी चेंजेस होगा। तो कभी भी ये क्वेश्चन आए कि आर्टिकल 4 के तहत अनुच्छेद 2 व 3 में परिवर्तन करने पर कहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो हमें अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक, तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कि अगर ये पूछा जाए कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जो कि 1953 में बना था। वैसे ही नए राज्यों को संघ में शामिल करने का अधिकार किसके पास है? हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्टिकल 2 के तहत हमने देखा था कि नए राज्यों को संघ में शामिल करने का अधिकार संसद के पास है और इसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत है। तो अभी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग पार्ट 1 है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सिटीजनशिप, नागरिकता। ठीक, आई होप आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा होगा। ठीक, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है या फिर आपको मेरे नोट्स पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।